हेलो बच्चों। तो आप लोग 11th क्लास में आ गए हैं। तो 11th क्लास में अपना एक सब्जेक्ट होता है अकाउंटिंग। तो चलिए आज से शुरू करते हैं अकाउंटिंग। जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होता है, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग क्यों होती है, इसके यूज़ क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो काफ़ी कुछ रहता है, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे अपन आज के अपने फर्स्ट चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो चलिए जानते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं। पहले देखिए डेफिनेशन क्या होती है। अकाउंटिंग मीन्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग ऑफ मनी रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी मतलब जो भी बिजनेस में एक्टिविटी होगी सिर्फ वो करेंगे, और जो मनी से रिलेटेड होगी वो बस अपन रिकॉर्ड करेंगे, जिससे अपन को अपना प्रॉफिट और लॉस पता चल सके। तो अपन को प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? तो जब अपन अपनी इनकम को रिकॉर्ड करेंगे। अगर अपन ने एक साल इनकम करी, उसको अपन ने अच्छे से रिकॉर्ड किया। एक साल में जितने अपन को खर्चे हुए, एक्सपेंस हुए, उसको अपन ने अच्छे से रिकॉर्ड किया। फिर जब एक साल बाद अपन अपनी इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे, तब अपन को अपना प्रॉफिट पता चलेगा। जो कि हर बिजनेस का मोटिव होता है कि अपन ने प्रॉफिट कितना किया ये पता कर सके। अब इनकम कितने प्रकार से कमा सकते हैं अपन? तो पहली होती है सेल्स इनकम। सेल्स इनकम मतलब जो भी शॉपकीपर अर्न करते हैं, जो भी प्रोफेशनल्स अर्न करते हैं अपनी सर्विस देके, वो सब अपन सेल्स इनकम के अंदर उसको लिख लेते हैं कि ये अपनी सेल्स इनकम हो गई है। फिर सेल्स इनकम के बाद अपनी रेंट इनकम भी होती है। रेंट इनकम मतलब क्या होता है कि अपन ने कोई अपने पास घर है या दुकान है, अपन ने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो वो अपनी रेंट इनकम आने लगी वहाँ से, तो इसको अपन अलग से रिकॉर्ड करेंगे। फिर इंटरेस्ट इनकम भी होती है। जैसे कि अपन ने किसी को लोन दे दिया है तो अपन को उससे इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये इनकम भी अपन अलग से शो करेंगे कि इतनी अपन को इंटरेस्ट इनकम हुई, जिसमें अपन को पता चल सके कि हाँ इतना इतना सब में आया है। अब अपन कुछ बात एक्सपेंस में कर लेते हैं कि एक्सपेंस क्या क्या होते हैं। तो जब इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो अपन को प्रॉफिट पता चल जाएगा। तो चलिए एक्सपेंस जानते हैं। तो एक्सपेंस सबसे पहले तो अपन परचेज़ करेंगे। अब अपन ने को शॉप खोलनी है, तो सबसे पहले अपन को रॉ मटेरियल चाहिए। अगर अपन ने उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर अपन कुछ चीज़ बेच रहे हैं, तो पहले अपन को ख़रीदना पड़ेगा, फिर अपन बेचेंगे। तो वही परचेज़ हो जाती है कि अपन ने स्टॉक ख़रीदा, तो वो अपना एक एक्सपेंस हो गया कि अपन ने ये ख़रीद लिया है, तो परचेज़ एक्सपेंस में आ जाती है। इसके बाद और कौन कौन से एक्सपेंस हो सकते हैं? तो जैसे कि आप देख रहे हैं रेंट। अब अपन ने किसी के यहाँ रेंट पे शॉप खोली, तो अपन को उसको रेंट देना पड़ेगा। अपन ने एम्प्लॉयज़ रखे तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी। अपन ने अपनी शॉप का फर्नीचर बनवाया तो उसमें खर्चा लगेगा। अपन ने अपनी शॉप की मार्केटिंग करी तो उसमें अपन को एक्सपेंस लगेगा। तो ऐसे ही जैसे इक्विपमेंट हो गया, फिर मार्केटिंग हो गया, तो ऐसे बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं जो अपन डे टू डे बिजनेस में करते हैं, और जब अपन इसको रिकॉर्ड करते हैं तब अपन को अपना प्रॉफिट पता चलता है। अब जानते हैं कि रेलेवेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, पहला इकोनॉमिक इवेंट होते हैं, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, मेज़रमेंट, रिकॉर्डिंग और कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन पहले ऑर्गेनाइजेशन से, फिर इंटरेस्टेड यूज़र से। तो चलिए आज अपन जानते हैं पहले कि इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं। तो इकोनॉमिक इवेंट्स मेनली क्या होते हैं? जो भी इवेंट्स अपन बिजनेस में करते हैं, जैसे कि अपन ने गुड्स को बाय किया तो अपन ने एक इवेंट किया, अपन ने गुड्स को सेल किया तो एक इवेंट किया, अपन ने किसी को पैसे दिए तो एक इवेंट किया। अब इवेंट, सारे इवेंट को अपन बुक में नहीं रिकॉर्ड करते। जैसे कि अगर आपने पिज़्ज़ा बर्गर की में
पैसे खर्च किए, वो भी इकोनॉमिक इवेंट है, पर वो बुक में नहीं आएगा। लेकिन आपने सेल्स परचेज करी, बिजनेस ट्रांजेक्शन करी, तो वो इकोनॉमिक इवेंट अपनी बुक में आएगा। अब इवेंट कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। जो कंपनी के अंदर या शॉप के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं वो इंटरनल होते हैं, और जो कस्टमर को देते हैं वो एक्सटर्नल होते हैं। जो कि अपना अगर रॉ मटेरियल फिनिश्ड अपने गोडाउन से यहाँ तक आया तो वो इंटरनल होगा, और फिर अपन ने अपनी शॉप से कस्टमर को भेजा तो वो एक्सटर्नल होगा। तो चलिए आज फिर अपन जानते हैं कि आइडेंटिफिकेशन, मेज़रमेंट, रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन कैसे करेंगे। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन से शुरू करते हैं कि कैसे अपन को पता चलेगा कि इकोनॉमिक इवेंट हुआ है। तो उसके लिए आप देखिए कि सबसे पहले अपन को चाहिए कि मनी इन्वॉल्व होना चाहिए। फिर कितने पैसे अपन को लगे हैं ये अपन को मेज़र पता होना चाहिए, और फिर उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होना चाहिए। ये तीन चीज़ जब टिक होगी तब अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये इकोनॉमिक इवेंट हुआ है, जो कि बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। इसको अपन अपनी बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बिज़नेस ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, और जो मनी से रिलेटेड होती है वही रिकॉर्ड करते हैं। फिर अपन जानेंगे कि किस अमाउंट में अपन इसको रिकॉर्ड करें। तो ये अपन को अपने इनवॉइस से पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट है, और एक्सपेंस अपन ने कब किया है। एक्सपेंस डेट भी अपनी इनवॉइस में मिल जाएगी और उसका अमाउंट भी मिल जाएगा, तो अपन उसको अपनी बुक में उस टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर अपन कम्युनिकेट किस किस से करेंगे। तो कुछ इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स भी होते हैं। इंटरनल जैसे कि ओनर, डायरेक्टर। एक्सटर्नल जैसे कि इन्वेस्टर और अपने क्रेडिटर्स। तो ये हो गए कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल यूज़र जिससे अपन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कम्युनिकेट करेंगे। तो इसके बाद अपन चलते हैं कि अब ये तो आपने कम्युनिकेट कर लिया इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र से। फिर उसके बाद अब आप ऐसा करेंगे क्यों। देखिए इन्वेस्टर्स अपने बिज़नेस में पैसे लगाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए ना कि बिज़नेस कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब अपन जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। जैसे कि अपन ने इकोनॉमिक इवेंट और आइडेंटिफिकेशन वगैरह जान लिया है, तो अब चलिए अपन बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप की होती है। तो पहली अपनी होती है प्रोप्राइटरशिप फर्म, फिर होती है पार्टनरशिप फर्म, फिर होती है कंपनी। तो चलिए प्रोप्राइटरशिप फर्म से स्टार्ट करते हैं कि प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होती है। तो जो भी अपन लोग की शॉप वगैरह रहती है ना, जो अपन डेली बेसिस में देखते हैं, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है। उसमें ओनर होता है और वो अपनी कैपिटल बिजनेस में लगाता है। अब ओनर है, उसकी शॉप है, उसको जितने पैसे चाहिए वो उतने लगा सकता है, इसलिए उसकी कैपिटल अनलिमिटेड होती है। पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, जहाँ पे 2-3 लोग एक साथ आके बिजनेस करते हैं, जिसमें वो तीनों कंट्रीब्यूट करते हैं। तीनों जैसे इसमें आप देख रहे हैं 1/3 कंट्रीब्यूट किया है, और उससे वो प्रॉफिट शेयर करते हैं। कंपनी क्या होती है, तो देखिए कंपनी में कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो पैसे लगाते हैं। तो कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग होते हैं। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो चलिए अब अपन लास्ट में चलते हैं कि इंटरेस्टेड यूज़र कौन कौन से होते हैं, आखिर किन किन के लिए अपन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करेंगे। तो जैसे कि कुछ आप देख रहे हैं, इन्वेस्टर होंगे, अपना मैनेजमेंट होगा, कुछ लेंडर्स होंगे, एम्प्लॉयज़ होंगे, गवर्नमेंट होगी, कस्टमर होंगे। तो देखिए मैनेजमेंट जो बिज़नेस को ऑर्गेनाइज करते हैं वो सब आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट के बाद एम्प्लॉयज़ भी अपने बिज़नेस में काम करते हैं, तो उनको पता होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे यूज़ हो रहा है। लेंडर्स अपन को पैसे देते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अपन उनके पैसे वापस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो सबको पता, इन सबको बहुत ज़रूरत रहती है कि अपन ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड रहते हैं। कस्टमर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे डिपेंड रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। तो इसमें से अब अपन जानते हैं कि कुछ इंटरनल होते हैं और कुछ एक्सटर्नल, जैसे कि अभी आपने इससे पहले भी देखा। तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय जो होते हैं वो इंटरनल रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे अगर कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे नहीं हुए या कंपनी ने लॉस
बियर किया, क्योंकि ये कंपनी में काम कर रहे हैं और अगर कंपनी बंद हुई, ज़्यादा लॉस हुआ तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यही होंगे। एक्सटर्नल यूज़र्स भी कुछ होते हैं, वो इम्पैक्ट होंगे पर उतना नहीं होंगे जितना इंटरनल यूज़र होंगे। तो जानते हैं पर्पस ऑफ अकाउंटिंग की। पहले होता है इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन मतलब होता है कि अपन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे ये डिसीज़न ले पाएंगे कि अपन को अपने बिजनेस को ग्रो करना है कि नहीं करना है, अपन अपनी सेल्स को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपन अपनी एक्सपेंस को कैसे कम कर सकते हैं। अगर अपनी सेल्स बढ़ गई और अपने एक्सपेंस कम हो गए तो अपनी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगी, जो कि बिजनेसमैन चाहता है कि उसकी प्रॉफिट मार्जिन बढ़े। तो ये अपन को इकोनॉमिक डिसीज़न लेने में हेल्प करता है कि अपन को कब, कहाँ, कितने पैसे इन्वेस्ट करने हैं। फिर ये काफ़ी सारे लोग अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिलाई करते हैं, जैसे कि अभी अभी अपन ने देखा कि कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करना, जिसमें जो भी आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, वो उनको सही और अच्छे से आपकी बिज़नेस की इंफॉर्मेशन मिल सके। फिर ये प्रेडिक्ट भी कर लेता है कि फ्यूचर में अपन कितना प्रॉफिट अर्न करेंगे। आपने 2-3 साल बिज़नेस किया, आपने अच्छे से सब चीज़ रिकॉर्ड करी, तो उस हिसाब से आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, इस बार अपन ने 50,000 कमाए हैं या 50 लाख कमाए हैं, तो नेक्स्ट ईयर अपन ज़्यादा कमाएंगे। तो देखिए, ये सब कुछ एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होता है। तो मैनेजमेंट जज कर पाएगी कि कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने होते हैं। तो कुछ देखिए, 3 अकाउंटिंग आपकी बुक में दी है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो चलिए जानते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब वही अकाउंट कि अपन अपनी ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करें, जिससे अपन अपनी मेज़रमेंट कर पाए। जब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तभी अपन अपनी सक्सेस और वेल्थ को मेज़र कर पाएंगे, जो कि अपन अकाउंटिंग में करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब अपनी यही अकाउंटिंग होती है जो अपन 11th क्लास में पढ़ेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि चलिए मानिए आप कहीं एक शॉप में गए, आपने बर्गर लिया, वहाँ से बर्गर 40 रुपये का था। तो आपको क्या लगता है कि उसकी जो MRP है वो 40 कैसे आई? तो जिसने बर्गर बनाया उसने क्या किया होगा, पहले देखा होगा कि मुझे जब बर्गर का बन है वो 20 रुपये का पड़ा, मैंने उसमें आलू टिक्की बनाई तो वो अपन को 5 रुपये की पड़ी। फिर अपन ने उसको गैस, सिलेंडर वगैरह और अपने जो मसाले वगैरह रहते हैं वो सब का अपन को 10 रुपये तक पड़ गया एक्सपेंस। तो कुल मिला के अगर कॉस्ट 30 है तो फिर प्रॉफिट भी अर्न करेंगे तो उसके ऊपर से प्रॉफिट ऐड करके फिर वो 40 होती है। फिर चलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चलते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब जब अपन ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर ली, अपन को अपना प्रॉफिट पता चल गया, अपन ने कॉस्ट अकाउंटिंग से अपनी कॉस्ट पता कर ली। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग जजमेंट पास करेगी कि अपन बेस्ट बजट्स क्या बना सकते हैं, अपन अपनी कॉस्ट को कम कैसे कर सकते हैं जिससे अपने प्रॉफिट बढ़ सके। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल सबसे बाद लास्ट में आता है। जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो जाती है, जब कॉस्ट अकाउंटिंग हो जाती है, तब फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग आती है। मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बनाती है कि सेल्स कैसे बढ़ाएं, अपन अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाएं, गोल्स कैसे अचीव करें,
प्रीवियस अपन ने क्या गलती करी जो इस बार नहीं करे। तो सारी चीज़ें यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करती है डिसीजंस लेने में। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। जैसे कि आप देख रहे हैं, पहली होती है रिलायबिलिटी, मतलब कि अपनी इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, फिर उसका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए, फिर वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, उसके बाद वो कंपैरेबल होनी चाहिए। तो एक एक करके जानते हैं कि क्या क्या होता है। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कि अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलायबल कैसे होगी। रिलायबल मतलब एक्यूरेट होनी चाहिए और वेरीफाइबल होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि अपन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी नहीं डाल सकते। अपन को उसका प्रूफ होना चाहिए कि बिजनेस ने ट्रांजैक्शन करी है और उसका एक्यूरेट अमाउंट होना चाहिए। जैसे कि आपने टी के एक्सपेंस डाल दिए 10,000 15,000, तो ये तो इनएक्यूरेट हो गया ना। चाय कॉफ़ी के इतने थोड़ी लगते हैं, तो इसलिए एक्यूरेट होना चाहिए। फिर रेलेवेंस कैसे होनी चाहिए, जो भी अपन ट्रांजैक्शन डालेंगे उसका इम्पैक्ट होना चाहिए और वो टाइमली बेसिस में होनी चाहिए। अब आप पिछले साल की सेल्स को इस साल डाल रहे हैं तो उसका कोई लॉजिक हुआ क्या। जब पिछले साल की सेल थी तो आपको पिछले साल डालनी चाहिए थी। जो इस साल की सेल्स और एक्सपेंस हुए वो जब अपन इस साल डालेंगे तब अपन को प्रॉफिट पता चलेगा। नहीं तो अपने प्रॉफिट में बहुत सारा गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो इसलिए रेलेवेंस होना चाहिए जिसमें वो काम आ सके। अगर वो रेलेवेंस नहीं होगी ना तो यूज़र्स के काम नहीं आएगी कि अपना प्रॉफिट गलत शो होगा, और जब प्रॉफिट ही गलत शो होगा तो फिर उसको एनालाइज करके यूज़र्स को मिलेगा क्या, जो कि मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट सही आए, जिससे उनको पता चलता है कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है कि नहीं ग्रो कर रहा है। तो रेलेवेंस का बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर रेलेवेंस नहीं होगी तो वो कोई उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो रेलेवेंस हो तो होनी ही चाहिए और उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। जैसे कि अब आपने ये बता दिया कि आज मैं इतने बजे ऑफिस आया, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। चलिए तो आप आगे चलते हैं और अंडरस्टैंडेबिलिटी को जानते हैं कि अपनी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल कैसे होनी चाहिए। जैसे कि रिलायबिलिटी और रेलेवेंस अपना हो गया है, तो चलिए आप अंडरस्टैंडेबिलिटी पर चलते हैं। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब क्या होता है कि अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो इजी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। लैंग्वेज अपन को इजी यूज़ करनी है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपके 10th में मार्क्स आए थे 85%, तो आपको समझ में आया अगर वो 85 आउट ऑफ 100 लिखा होगा। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट में लिखा होगा परफॉर्मेंस इंडेक्स इक्वल टू 0.85 ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। समझ में आ जाएगा पर उतने ईजली और सबको नहीं समझ में आएगा, आपको समझाना पड़ेगा। तो इतने सारे यूज़र्स होते हैं, अपन एक एक को एक एक चीज़ नहीं समझा सकते बैठ के। तो सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के ही समझ में आ जाए, ये इम्पोर्टेंट होता है। तो ऐसे बनाइए कि सबको समझ में आए। अब कंपैरेबल कैसे होना चाहिए, तो देखिए मानिए कि आपके क्लास में 2 बच्चे हैं, टेस्ट हुआ, एक को मैम ने दिया 9 आउट ऑफ 10 और एक को दे दिया A+। तो अपन कंपेयर कैसे करेंगे कि किसने अच्छा किया और किसने नहीं किया। तो सारे एक से जब फॉर्मेट फॉलो होगा और सब कंसिस्टेंट होंगे तभी अपन एक दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे और तभी अपन जान पाएंगे कि किसने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं। तो कंपैरेबल होने का लिए मस्ट है कि कंसिस्टेंस होना चाहिए और इजी होना चाहिए। वही है कि इजी होगी लैंग्वेज और एक जैसा सब लोग करेंगे तभी वो कंपेयर कर पाएंगे। अगर अलग अलग अपनी अपनी चलाएंगे तो कंपेरेबल नहीं होगी वहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं और जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, अपने प्रॉफिट और लॉस को पता करना, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, जिससे अपन को डिसीजन मेकिंग लेने में अपनी हेल्प हो सके।
तो यही 4 ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि आपने पर्पस में भी पढ़ा। तो चलिए आज अपन जानते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन को एनालाइज कौन करता है और डिसीजन मेकिंग में किस किस को ये हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेस्टर को कैसे हेल्प करते हैं। इन्वेस्टर ने अपने बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो उनको ये पता होना चाहिए कि अपन उनको रिस्क और रिटर्न कितना देंगे। रिस्क मतलब उनके पैसे डूबने का रिस्क कितना है और उनको रिटर्न कितना मिलेगा अपने बिजनेस में लगा के, ये उनको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलेगा। अगर अपन को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो अपने पैसे विड्रॉल कर लेंगे, जैसे कि शेयर्स वगैरह में होता है। फिर एम्प्लॉयज़ के लिए वही कि अगर बिज़नेस स्टेबल नहीं होगा तो कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पे काम नहीं करना चाहेगा। अगर एम्प्लॉयज़ को चाहिए कि बिज़नेस सिक्योर हो, अगर मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने इंटरव्यू क्रैक किया है, मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया हूँ, तो मैं स्टेबिलिटी चाहूँगा कि अब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करूँ, इतना लॉस ना हो कि ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो जाए। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक वगैरह पहले अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी करती है, अपनी क्रेडिट वर्थीनेस जानती है, अपनी एबिलिटी टू पे और एबिलिटी टू पे इंटरेस्ट भी जानती है, तब वो लोन देती है, ऐसे ही नहीं देती। फिर क्रेडिटर्स, कोई भी अपन को सामान उधार में कब देता है, जब उसको पता होता है कि अपन उसकी जो उसने अमाउंट दिया है वो अपन वापस कर देंगे, नहीं तो कोई नहीं देता। तो ये भी अपन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चल जाता है कि अगर अपन ने पहले भी क्रेडिट में माल लिया है और अपन ने उसको पेमेंट की है तो मतलब अपन आगे भी पेमेंट कर देंगे। और अगर बिज़नेस स्टेबल है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है तो लोग क्रेडिट में देना चाहेंगे। अगर बिज़नेस में लॉस है और बिज़नेस कभी भी बंद हो सकता है और आप जाके बोलो कि मेरे को उधार में दे दो, तो नहीं देते हैं लोग। तो इसलिए वो भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के ही अपन को कोई भी चीज़ क्रेडिट में देते हैं। फिर कस्टमर के लिए कैसे यूज़ आता है कि अगर बिज़नेस चला तो कस्टमर को ये पता चलता है कि प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। जो भी अपनी एंटिटी है वो मार्केट में प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर एंटिटी प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाएगी तो वो उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढने लगे कि उसकी जगह और क्या यूज़ कर सकते हैं जिसमें अपन को कॉस्ट भी ज़्यादा ना लगे और यूज़ भी वही हो। फिर गवर्नमेंट और अदर रेगुलेशंस कैसे होते हैं। गवर्नमेंट को सबसे पहले तो टैक्स चाहिए और फिर वो जो अपन रिसोर्स यूज़ करते हैं वो तो नेचुरल रिसोर्स वगैरह होती है और रिसोर्स बहुत लिमिटेड होती है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि अगर आपने रिसोर्स यूज़ करी है तो उसको अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि लिमिटेड ही है। तो इस बात का ध्यान गवर्नमेंट रखती है। फिर कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपन इन्वायरमेंट को हार्म ना करें। अगर जैसे अपनी फैक्ट्री है जिससे काफ़ी धुआं होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, तो अपन उसको कम करने के लिए ट्रीज़ भी लगाएं। तो ये सब अपनी को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अपन अपने इन्वायरमेंट को सेव रखें। अपन कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें अपना इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन फैले, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। फिर कॉम्पिटिटर के लिए कैसे होता है, जैसे देखिए अपन अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो अपन को पता चलता है कि अपनी स्ट्रेंथ क्या है, अपनी वीकनेस क्या है। जैसे कि आपने परचेज़ किया, वही सेम माल सामने वाले ने अगर ज़्यादा में परचेज़ किया और आपको कम में मिल गया तो ये आपकी स्ट्रेंथ हो गई। तो ये अपन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉम्पिटिटर को भी पता चलता है कि ये लोग यहाँ पर अपनी कॉस्ट को मैनेज करके प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो भी वैसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो कॉम्पिटिटर को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी हेल्प करते हैं ये जानने के लिए कि सामने वाली जो उनकी कॉम्पिटिटर है वो ग्रो कैसे कर रही है। तो कॉम्पिटिटर के लिए सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है, पर उन लोग को भी काफ़ी कुछ आइडिया हो जाता है कि ठीक है ये यहाँ पे इनका एडवांटेज है और ये इनका डिसएडवांटेज है। कभी कभार डिसएडवांटेज को भी वो अपना एडवांटेज बना लेते हैं, जिससे परफॉर्मेंस उनकी ज़्यादा बेटर हो जाती है। तो ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब जानते हैं कि रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में कुछ अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कि अपन ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया, अपन को बजटिंग करने में, अपन को अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करने में हेल्प आती है, कॉस्ट मैनेजमेंट में हेल्प आती है, डिसीजन मेकिंग में,
अपनी परफॉर्मेंस अपन ने कितनी अच्छे परफॉर्म किया इसको एनालाइज करने में। तो वही सारे टॉपिक आप देख रहे हैं कि बार बार घूम रहे हैं अलग अलग नाम से। तो काफ़ी ही इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो रोल्स ऑफ अकाउंटिंग में भी यही हो गया, टैक्स कंप्लाइंसेस, वही गवर्नमेंट की नीड, वही रोल ऑफ अकाउंटिंग की टैक्स कंप्लाई होना चाहिए। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग में देख लिया कि जैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस वही हो गया कि बिजनेस में जजमेंट बेसिस जो अभी आपने देखा, तो वही अपना परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। तो रोल ऑफ अकाउंटिंग भी वही होता है जो कि पर्पस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि अपनी अकाउंटिंग कहाँ कहाँ क्या क्या काम में यूज़ आती है। तो इसका मतलब होता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे भी ऐसे ही अच्छे से पढ़ते चलते हैं और समझते चलते हैं। अपने नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं जो कि है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है कि देखिए, जैसे एसेट है, फिर लाइबिलिटी है, तो ये सब अपन जानेंगे कि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, फिर उसके बाद जैसे कि इक्वेशन क्या होती है, इक्विटी क्या होती है, फिर रेवेन्यू क्या होता है अपना। तो ये सब अपन जब जान जाएंगे कि एक एक टर्म क्या क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, तब फिर अपन अकाउंटिंग कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक टर्म्स पहले सीख लेते हैं, उसके बाद अपन को पता चल जाएगा कि एसेट लाइबिलिटी क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले अपन अपने एसेट से शुरू करते हैं कि एसेट किसको बोलेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं लिखा है रिसोर्स ओन्ड बाय द बिजनेसमैन। तो चलिए जानते हैं कि रिसोर्स क्या होती है, फिर उसके बाद लाइबिलिटी और इक्विटी में। तो एसेट क्या होता है, जो भी पहले अपन देखते हैं एसेट के पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है कि ओनर्स, इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स अलग अलग होते हैं। ओनर्स जो अपनी बिजनेस है वो ओनर को भी पैसे देगी क्योंकि उसने उसमें लगाए हैं, इन्वेस्टर को तो वापस करने ही पड़ेंगे, और क्रेडिटर से भी जो भी अपन ने सामान लिया है वो वापस करेंगे। तो बिजनेस अकाउंटिंग के पर्पज़ से अपन को सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। फिर ट्रांजैक्शन, जैसे कि अपन ने देखा गिव और रिसीव, आपने पैसे दिए आपको गुड्स मिल गए, आपने गुड्स दिए तो आपको पैसे मिल गए। तो वही कि एक चीज़ आपने दी तो आपने उसकी जगह पे दूसरी चीज़ रिसीव करी। अगर आपने मनी दिया तो आपने वहाँ से सर्विस रिसीव करी। तो वही ट्रांजैक्शन होता है गिव और रिसीव का, जो कि बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है एसेट। एसेट होता है थिंक विथ वैल्यू, या फिर जो अपन को पैसे जनरेट करने में हेल्प करे। जैसे कि अपनी इन्वेंट्री, मतलब कि जो अपने पास माल पड़ा है ईयर एंड में, वो अपन को, और जब अपन उसको सेल कर देंगे तो अपन को कैश जनरेट होगा। तो एसेट मतलब वो चीज़ें होती हैं जो अपन को कैश जनरेट करने में हेल्प करे। और मेन कैश और बैंक बैलेंस, वो तो होते ही कैश हैं। फिर चलिए लाइबिलिटी को जानते हैं। लाइबिलिटी मतलब जो भी अपन लाइबल टू पे हैं, मतलब जिसको अपन को फ्यूचर में पे करना है। तो इसको क्या होता है, थिंक वी ओ का मतलब होता है अपन को पे करना ही है। कुछ लोन्स होते हैं, लोन्स को अपन टाल नहीं सकते, अपन लाइबिलिटी है तो अपन को पे करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ है जिसको अपन को पे करना है वो अपनी लाइबिलिटी साइड में आ जाएगी, और जो भी चीज़ जिससे अपन से कैश जनरेट कर सकते हैं वो अपने एसेट साइड में आ जाएंगी। तो ये दो ग्रुप हो गए कि एक एसेट हो गया, एक लाइबिलिटी हो गया। तो अपन ऐसे देखेंगे कि ठीक है, यहाँ पे मेरे को पैसे देने हैं तो ये अपनी लाइबिलिटी में आ गया, और यहाँ से अपन को पैसे मिलेंगे तो ये अपने एसेट में आ गया। तो ऐसे होता है एसेट और लाइबिलिटी, दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। फिर जानते हैं कि एसेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कुछ करेंट होते हैं, कुछ नॉन करेंट। करेंट मतलब जिसको अपन 12 महीने से पहले ही यूज़ कर लेंगे या उसको बार बार यूज़ करते हैं। नॉन करेंट जो कि अपन उसको 12 महीने तक तो यूज़ करेंगे, उसके बाद भी उसको यूज़ करते चलेंगे। जैसे करेंट में आ गया कैश। कैश तो इनफ्लो आउटफ्लो चलता ही रहता है। ट्रेड रिसीवेबल
ट्रेड रिसीवेबल होते मतलब अपने वही डेटर्स जिससे अपन को पैसे कलेक्ट करना है। तो अपन को पैसे कलेक्ट करना है तो अपन ऐसा तो करेंगे नहीं कि आज अपन ने सेल कर दिया है फिर तुम्हें 1-2 साल जब पैसे वापस देने तब दे दो। अपन उसको 12 महीने भी नहीं, 2-3 महीने में ही अपन उससे बोल देते कि आप पैसे वापस कर दीजिए। तो वो क्रेडिटर्स या ट्रेड रिसीवेबल डेटर अपने करंट एसेट में आ जाते हैं। फिर नॉन करंट एसेट में जैसे फिक्स एसेट मतलब कि अपनी शॉप में आपने एक बार फर्नीचर बनवा लिया तो आप उसको हर 1 साल में तो चेंज करते नहीं हैं। कम से कम 5 से 10 साल तो उसको यूज़ हो ही जाता है। 5 साल तो मिनिमम है। जब अपन ने बनवा लिया है तो 5 साल तो यूज़ करेंगे ही। फिर ऐसी लाइबिलिटी भी कुछ करंट होती है, कुछ नॉन करंट होती है। करंट मतलब कि जो अपन को 12 महीने से पहले ही पे करनी है, और नॉन करंट जो कि अपन 12 महीने के बाद पे कर सकते हैं। तो ट्रेड पेबल मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स जिसको अपन को पैसे देने हैं। तो पैसे अपन को भी देने हैं, अपन ने परचेज किया है क्रेडिट में तो अपन भी उसको ज़्यादा तो नहीं डाल सकते ना। तो 12 महीने से पहले ही अपन को उसको पे करने होंगे, तो वो अपने करेंट में आ जाएंगे। अब कुछ कुछ बड़े बड़े लोन रहते हैं, जैसे कि अपने घर बनवा रहे हैं उसके लिए लोन ले लिया, या फिर आप अपनी फैक्ट्री खोल रहे हैं, अपन ने फैक्ट्री बनवाने के लिए लोन ले लिया। तो ये अपन लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, कम से कम 2-3-4-5 साल तक के लिए लेते हैं, और ज़्यादा ही लेते हैं, कम नहीं लेते। तो ये अपन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाते हैं कि ये अपने 2 साल 3 साल 4 साल तक चलेंगे ये लोन। तो इसलिए इसको अपन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में देख क्लासिफाई कर देते हैं। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं कैपिटल क्या होती है। कैपिटल कुछ फिज़िकल होती है, कुछ ह्यूमन कैपिटल होती है, और कुछ फाइनेंशियल कैपिटल होती है। फिज़िकल मतलब मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग जो कि दिख रहा है। ह्यूमन मतलब कि जो भी अपन ने वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वगैरह के लिए रखा, स्किल्स के लिए अपन ने अपनी स्किल्स और नॉलेज को वहाँ पे यूज़ किया, तो अपन वहाँ की शॉप की ह्यूमन कैपिटल हो गई। तो फिज़िकल हो गया, ह्यूमन हो गया। इसके बाद लास्ट रहता है फाइनेंशियल कैपिटल। तो फाइनेंशियल कैपिटल जो भी आपने मनी इन्वेस्ट किया, अपन ने किसी स्टॉक में भी पैसे लगाए तो वो भी अपनी कैपिटल में आ जाएगा। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट, तो ये सब अपनी फाइनेंशियल कैपिटल हो गई। तो 3 टाइप की कैपिटल होती है, फिज़िकल, ह्यूमन एंड फाइनेंशियल। तो चलिए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि सेल्स क्या होती है, रेवेन्यू क्या होता है। सेल्स मतलब टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विस सोल्ड और प्रोवाइडेड टू कस्टमर, मतलब जो भी अपन ने अपने सामान को, जो अपना मेन बिजनेस है उसको बेच के कमाया, वो सेल्स हो गई। और रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू में सेल्स तो होती ही हैं, उसके साथ साथ रेवेन्यू में और भी काफ़ी सारे और अलग इनकम भी होती है, जैसे कि अपनी कमीशन हो गई, इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड हो गया, रॉयल्टी हो गया। रॉयल्टी मतलब क्या होता है कि किसी ने भी अपनी कोई भी डिग्री या फिर अपना कोई फार्मूला या फिर अपनी कोई बहुत अच्छी रेसिपी यूज़ कर रहे हैं, जैसे होटल वाले अपनी रेसिपी यूज़ कर रहे हैं और अपन ने उसको अपनी रेसिपी बताई तो वो उसके लिए अपन को पैसे देंगे, तो वो जो पैसे मिलेंगे वो अपने रॉयल्टी के अंदर आ जाएंगे। तो यही सेल्स और रेवेन्यू 2 मेन अपने इनकम के सोर्स होते हैं, जहाँ से अपन को इनकम अर्न करते हैं। फिर उसके बाद रेवेन्यू के बाद अब नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे और जानेंगे कि अपने बिजनेस में और कौन कौन से एक्सपेंस वगैरह या प्रॉफिट होता है। देखिए प्रॉफिट क्या होता है, जो कि अपन ने बिजनेस एक्टिविटी से कमाया। आपकी स्टेशनरी की शॉप है, जो भी आपने स्टेशनरी सेल करके कमाया वो आपका प्रॉफिट है। फिर स्टेशनरी की आपकी शॉप है, वहाँ पे एक टेबल रखी थी, पुरानी हो गई थी, आपने बेच दी, उससे गेन हुआ तो वो अपनी गेन हो गया।
प्रॉफिट मतलब जो अपन ने बिजनेस से कमाया, और गेन जो अपन ने एक्स्ट्रा कमाया। लॉस अपन को बिजनेस में भी हो सकता है, या फिर शॉप में आग लग गई तो उससे लॉस हो गया, या फिर अपन ने अपने यहाँ चोरी हो गई तो उससे लॉस हो गया। तो लॉस की डेफिनेशन में सब आ जाते हैं, जिससे अपनी कैपिटल कम होती है या फिर जिससे अपनी प्रॉफिट कम होता है। फिर डिस्काउंट कुछ ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट भी होता है। पहले अपन जानते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट मेनली क्या होता है, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। जैसे कि जो भी बड़ी बड़ी जगह पे चलता है, 20% ऑफ, 30% ऑफ, 50% ऑफ, दिवाली में ऑफ, न्यू ईयर में ऑफ, तो वो सब। फिर कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब भी अपन ने क्रेडिटर को दे दिए या डेटर्स को अपन ने दिए क्रेडिट में, तो अब वो अपन को पेमेंट कब करेंगे। अगर अपन ने ऑफ़र दे दिया कि आपने 30 दिन के अंदर कर दी, 1 महीने के अंदर कर दी, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो उन लोग को भी लगेगा कि 1 महीने के बाद करेंगे तो अपन को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, इसलिए वो 1 महीने के अंदर कर देते हैं। फिर वाउचर क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होता है और एविडेंस होता है जिस बेसिस में अपन चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। तो जैसे कि कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, जो कि अपने बिल्स होते हैं। फिर कुछ अपनी रिसीट हो गई, रिसीट मतलब कि जो अपन ने पे किया। पेमेंट वाउचर जो कि अपनी पेमेंट अपन ने ऑर्डर लिखवाया, तो वो सब के बेसिस में अपन रिकॉर्ड करते हैं अपनी बिजनेस में, उसको वाउचर कहते हैं। फिर इसके बाद गुड्स क्या होता है, गुड्स होता है जो कि अपन बिजनेस में सेल करने के लिए रखते हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं फर्नीचर डीलर है, तो फर्नीचर डीलर के लिए चेयर, टेबल, सोफ़ा गुड्स हो गए। पर आपने और मैंने अपने शॉप के लिए उसको ख़रीदा तो वो अपने लिए एसेट हो गए। तो अपना इंटेंशन क्या होता है, ये अगर अपना इंटेंशन सेल करने का है तो गुड्स है, और अपन का इंटेंशन उसको यूज़ करने का है तो वो अपना एसेट है। जैसे कि स्टेशनरी में देख लीजिए, अगर आपने स्टेशनरी सेल करने के लिए ख़रीदी है तो वो गुड है, और आपने अपने स्कूल के लिए ख़रीदी है, यूज़ करने के लिए ख़रीदी है, तो वो अपना एक्सपेंस है। तो ये मेन डिफरेंस होता है कि उसका इंटेंशन क्या है अपना उसको लेके। फिर ड्राइंग्स क्या होता है कि अपन ने बिज़नेस से पैसे निकाले तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। आपने अपनी शॉप से कोई भी सामान, जैसे कि स्टेशनरी की ही बात करें, आपकी स्टेशनरी की शॉप है और आपने उसी से पेन वगैरह ले लिया लिखने के लिए, तो वो अपना ड्राइंग्स के अंदर आ जाता है कि अपने बिज़नेस से ही अपने यूज़ के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए चीज़ें निकाल ली। फिर परचेज़ मतलब क्या होता है, वही कि अपन ने जो अपने गुड्स परचेज़ किए सेल करने के लिए, या अपन ने रॉ मटेरियल परचेज़ किया उसको अपनी फैक्ट्री में यूज़ करने के लिए और उसे फिनिश्ड गुड बनाने के लिए। परचेज़ कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। तो यही मेन 2 प्रकार की परचेज़ होती हैं। कैश मतलब ऑन स्पॉट कर दिया, और क्रेडिट मतलब उधार में। फिर स्टॉक कुछ होता है अपना ओपनिंग स्टॉक, जो कि अपन को ईयर के बिगनिंग में है, और क्लोजिंग जो कि ईयर एंड में है। तो ओपनिंग पहले अपने पास शुरू में 10,000 का माल पड़ा है, फिर अपन ने 50,000 और ख़रीद लिया, उसमें से अपन ने 40,000 का बेच दिया, तो लास्ट में अपने पास 20,000 का बच जाएगा। तो ऐसे ओपनिंग से क्लोजिंग तक जाते हैं, जो कि अपन आगे और डिटेल में समझेंगे कि कैसे कैसे क्या एडिशन होते हैं, क्या डिलीशन होते हैं। अभी आप इतना समझ लीजिए, स्टॉक मतलब कि जो भी इन्वेंट्री अपने पास लास्ट डे पे पड़ी है सेल करने के लिए, उसको स्टॉक कहते हैं। फिर डेटर्स क्या होते हैं, तो डेटर्स का मतलब होता है कि अपन को उन्हें को गुड्स दे दिया, अब उनको अपन को पैसे देने हैं। अपन क्रेडिट में क्यों सेल करेंगे, तो देखिए अपन लोग अपने बिजनेस रिलेशन अच्छे बनाने के लिए चीज़ें क्रेडिट में दे देते हैं कि आप अभी ले जाइए, पेमेंट आप 1 महीने बाद कर दीजिएगा। अभी आप
उधार में ले जाइए, फिर उसकी पेमेंट आ जाएगी। ये बहुत बड़े बड़े बिजनेस में चलता रहता है कि अभी पहले उधार में ले लिया, फिर बाद में उसकी पेमेंट कर दी। ट्रस्ट इश्यूज़ में ये सब होता है। नहीं तो अगर पहली बार अपन कहीं से ख़रीदेंगे तो वो अपन को तुरंत नहीं दे देते कि अपन ने उधार में दे दिया और फिर बाद में पेमेंट कर दी। तो ये ट्रस्ट इशू का भी एक यहाँ पे आता है। बिजनेस रिलेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं डेटर्स के लिए। ऐसे ही क्रेडिटर, कोई अपन को उधार में दे देगा तो जब अपने उनके साथ बिजनेस रिलेशन अच्छे होंगे तब। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? क्रेडिटर्स अपन लायबल टू पे होते हैं, क्योंकि अपन ने किसी से उधार में लिया है तो अपन को उसको पे करना पड़ेगा। तो अपन उसको पे करेंगे तो आपको क्या लगता है वो किस साइड आएंगे? तो लायबल टू पे हैं तो मतलब अपनी लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर्स अपनी लाइबिलिटी होते हैं। देखिए एक चीज़ होती है कि जैसे अपन ने किसी से माल उधार में लिया तो अपनी बुक में वो क्रेडिटर्स है। अब सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, उसने अपन को गुड्स उधार में दिए या क्रेडिट में दिए तो उसके लिए अपन डेटर्स हुए ना। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। एक की बुक में वही चीज़, वही अमाउंट डेटर्स में दिखेगा, दूसरे की में वही अमाउंट क्रेडिटर में दिखेगा। तो जो डेटर्स में दिखेगा उसके लिए वो कैश जनरेटिंग हो जाएगा, वहाँ से उसको पैसे मिलने वाले हैं तो वो एसेट में दिखाएगा। और क्रेडिटर एक्सपेंस लाइबिलिटी में। अब एक्सपेंस और लास्ट टॉपिक में चलते हैं। एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस मतलब जो कि अपन ने कॉस्ट इनकर करी अपने बिजनेस में, उसको एक्सपेंस कहते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं। पहला एग्जांपल है डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन क्या होता है इसके बारे में अपन आगे जानेंगे, जो कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है। फिर रेंट, अपन ने कहीं रेंट दिया तो वो अपना एक्सपेंस है। अपन ने टेलीफोन का बिल दिया, अपने लाइट का, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, आपने लोन लिया था तो इंटरेस्ट दिया, तो ये सब अपने एक्सपेंस के अंदर पे आ जाते हैं। फिर एक्सपेंस के बाद एक होता है, फिर नेक्स्ट जो अपना होता है वो एक्सपेंडिचर होता है। तो एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो अपन थोड़ी लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं या फिर जिससे अपन को बेनिफिट थोड़ी ज़्यादा होता है, वो अपना एक्सपेंडिचर हो जाता है। जैसे कि अपन ने मशीनरी परचेज़ कर ली। अब मशीनरी परचेज़ कर ली तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि अपन उसको सिर्फ इसी साल परचेज़ करिए, उस साल ही सेल कर देंगे। अपन ने परचेज़ करी है तो अपन उससे बेनिफिट थोड़ी ज़्यादा टाइम के लिए लेंगे। तो जिससे अपन बेनिफिट ज़्यादा या एक से ज़्यादा साल के लिए लेते हैं, मतलब जो नॉन करेंट लाइबिलिटी में अपन ने एक्सपेंस किया वो अपना एक्सपेंडिचर हो जाता है, और जो करेंट लाइबिलिटी में किया वो एक्सपेंस। उम्मीद है आपको ये टेक्निकल वर्ड्स समझ में आने लगे होंगे अब। फिर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है? अगर अपन को शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है तो वो अपना एक्सपेंस है, मतलब कि अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और अगर अपन को लॉन्ग टर्म है तो वो अपना एक्सपेंडिचर है। लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर अपना एसेट भी होता है, जैसे कि